नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस एन डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और यहाँ पर हम लोग यूपीपीजीटी, यूपीजीआईसी, बिहार 4.0 और झारखंड जेएसएससी द्वारा माध्यमिक आचार्य की जो भर्ती कराई जा रही है, जो जनवरी में पेपर होने की पूर्ण संभावना है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। अब इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और एक थियरी की क्लासेस मिलेंगी। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ साथ कमेंट भी करते रहें, जिससे जो भी त्रुटियां हों, जो भी मुझसे गलतियां हों, उसको मैं अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूं। और आज से हर जो प्रैक्टिस सेशन होगा वह 50 क्वेश्चन का होगा, 50 क्वेश्चन का होगा, क्योंकि पीजीटी का भी पेपर बहुत नज़दीक है। उसको ध्यान में रखते हुए यह क्लासेस कराई जा रही हैं। और हम लोग इस समय प्रैक्टिस सेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और हर दिन एक लेक्चर जो थियरी पे होगा वह भी होता रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए जो जीआईसी वाईसी का पेपर है उसके लिए थियरी भी क्लासेस चलती रहेंगी और यह प्रैक्टिस का भी। तो हम लोग आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, सही कथन को चिन्हित कीजिए। सही कथन को चिन्हित कीजिए। जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा। ऑप्शन बी है, नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। ऑप्शन सी है, एक ग्राम जो जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण है वह सामाजिक रूप से नगरीय होगा। ऑप्शन डी है, नगरों में रहने वाले लोग सदा नगरीय नहीं होते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन इसमें बी सही है, ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। इसमें ऑप्शन जो ए है, जितना बड़ा नगर होगा, जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा, यह गलत है। यह जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा नगर है उतना ही नगरीकरण वहाँ पर उतना ही बड़ा नगरीकरण हो। दूसरा ऑप्शन है इसमें सी है, एक ग्राम जो जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण है वह सामाजिक रूप से नगरीय होगा। या ऐसे कैसे हो सकता है, जब वह जनसंख्या से ग्रामीण है तो नगरीय रूप से, तो सामाजिक रूप से भी ग्रामीण ही होगा। तो यह जो नगर है वह सबसे पहले ग्राम नगर सातत्य की जो अवधारणा थी उसको सबसे पहले जिम्मरमैन एवं सोरोकिन ने दिया था, गालपिन ने दिया था। उसके बाद भारत में घुरिये ने दिया। और नगरीकरण पर एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी द सिटी 1922, यह मैक्स वेबर की पुस्तक है। एवं द सिटी एक लेख थी, यह 1925 में रॉबर्ट पार्क द्वारा लिखी गई थी। नगरीकरण। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में से कौन सी उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है। कौन सी उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है। ऑप्शन ए है, व्यवस्थित तथा तीव्रगामी परिवर्तन। ऑप्शन बी है, अपेक्षित एवं आकांक्षित परिवर्तन। ऑप्शन सी है, स्वाभाविक एवं कर्मिक परिवर्तन। और डी है, सुनियोजित एवं एक पक्षीय परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्वाभाविक एवं कर्मिक परिवर्तन। स्वाभाविक एवं कर्मिक परिवर्तन इसलिए क्योंकि जो उद्विकास होता है वह क्रम के रूप में ही होता है। इसकी सबसे पहले सामाजिक उद्विकास की जो अवधारणा थी उसको सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में दिया था। या यूं कहें कि सामाजिक विकास की अवधारणा जो दिए थे वह सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का पिता कहा जाता है। जबकि जैविक उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन से ही प्रेरित होकर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दी थी। इसके आगे जब भी हम देखेंगे समाजशास्त्र में उद्विकास को ही अद्यतन या सबसे पुराना माना जाता है। उद्विकास सबसे पुराना, समाजशास्त्र में जो उद्विकास है वह सबसे पुराना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सती एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए है, अस्वाभाविक आत्महत्या का। ऑप्शन बी है, प्रार्थवादी आत्महत्या का। ऑप्शन डी है, अहमवादी आत्महत्या का। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि
जो सती है वह इसमें जो तीसरा है सती एक अच्छा उदाहरण है, यह है सती एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए है अस्वाभाविक आत्महत्या, जो अभी हम गलत बोल गए थे थोड़े समय पहले। ऑप्शन बी है परार्थवादी आत्महत्या। ऑप्शन सी है अहमवादी आत्महत्या। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या सती प्रथा का एक अच्छा उदाहरण है। जो यह स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या एवं भाग्यवादी आत्महत्या, यह 4 प्रकार की आत्महत्याओं की बात अगर किसी ने की थी तो वह थे इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन करते हुए द सुसाइड का अध्ययन उनकी द सुसाइड 1897 में एक पुस्तक भी उन्होंने लिखा था। द सुसाइड 1897 में उनकी एक पुस्तक भी आई थी। वह आत्महत्या का अध्ययन करते हुए 11 देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया था। 11 देशों का अध्ययन करके आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, संयुक्त परिवार। ऑप्शन बी है एकाकी परिवार। ऑप्शन सी है विस्तृत परिवार। ऑप्शन डी है बहुपति विवाही परिवार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विस्तृत परिवार। क्योंकि जब भी अगर संयुक्त परिवार की बात आएगी तो उसमें कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए लोग, मतलब पति पत्नी, दादा दादी, माता पिता, दादा दादी और पति पत्नी, यह जब रहेंगे तो यह संयुक्त परिवार होता है। लेकिन विस्तृत परिवार में उसमें आ जाएगा सास, साली, साला, मामा के घर के लोग और बुआ के कुछ भी घर के लोग जो रिश्तेदार मेरे होते हैं, यह सभी लोग मिलकर विस्तृत परिवार का निर्माण करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को देखने का मिलेगा दक्षिण भारत की। जब हम फिल्मों को देखते हैं तो उसमें एक साथ कई मतलब उसके रिश्तेदार, बुआ के भी घर के लोग, बुआ का लड़का, बुआ, फूफा, उसके बाद से दीदी, जीजा उसके, फिर मामा, मामी, सब एक ही साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं, न कि संयुक्त परिवार कहते हैं। इसको आप देखेंगे तो कई जगह संयुक्त परिवार लिखा हुआ है, लेकिन वह संयुक्त परिवार सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति को इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण संतान माना है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन बी है जी.एस. घुरिये। ऑप्शन सी है जे.एच. हटन। ऑप्शन डी है पी. जिन्सवर्थ। ऑप्शन बी इसमें सही है, जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने भारत में जाति को इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मण संतान कहा एवं इसे गंगा यमुना में जन्म एवं वहीं से पूरे भारत में इसका फैलाव, यह जो कथन था यह जी.एस. घुरिये का था। भारतीय समाजशास्त्र का पिता इन्हें कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र का पिता जो कहा जाता है वो पैट्रिक गिडेंस थे। लेकिन भारतीय समाजशास्त्र के पिता जी.एस. घुरिये को माना जाता है। जी.एस. घुरिये ने बहुत सी चीज़ों पर अध्ययन किया, जैसे इंडियन कॉस्ट्यूम्स, आभूषण पर अध्ययन किया, वेशभूषा पर अध्ययन किया। इसके साथ ही इन्होंने मुंबई में यह पहले भारतीय थे जो मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर बनाए गए। अगला प्रश्न है यूनेस्को अध्ययन समूह, छठा सवाल है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रजाति की शुद्धता। ऑप्शन बी है बौद्धिक श्रेष्ठता। ऑप्शन सी है बौद्धिक हीनता। ऑप्शन डी है शारीरिक विशेषताएं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं को ही यूनेस्को अध्ययन समूह ने प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार माना, जैसे भाव भंगिमा, आँखों का छोटा बड़ा होना, बाल काले होने, घुघराले होने, सफ़ेद होने, वाइट स्किन और रेड स्किन, ब्लैक स्किन, इस तरह के शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही हाइट कम, कद छोटा, गोल मटोल, इन्हीं सब के आधार पर यूनेस्को अध्ययन समूह ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भूमिका से संबंधित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए है, अरे पहला है इसमें, भूमिका वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है, परिस्थिति के अनुरूप करता है। दूसरा है, भूमिका परिस्थिति से संबंधित नहीं होती है, नहीं है। तीसरा है, भूमिका स्थिर होती है। और चौथा है, प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति भूमिका निर्वहन से होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है, नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुट का प्रयोग करना है, तो जिसमें पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो इसमें ऑप्शन 4 डी सही है, 1 और 4, डी सही है 1 और 4, क्योंकि इसमें भूमिका परिस्थिति से संबंधित नहीं है, गलत है। भूमिका हमेशा परिस्थिति से संबंधित होती है और भूमिका स्थिर होती है, गलत है, क्योंकि भूमिका गतिशील होती है, गतिशील होती है। भूमिका की जो भूमिका पुंज की अवधारणा जो है, भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने दिया था, और प्रदत्त भूमिका एवं अर्जित भूमिका, यह प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति जो यह अवधारणा थी, इसको सबसे पहले लिंटन ने बांटा था। इसी के साथ भूमिका की अवधारणा लिंटन ने दिया था एवं परिस्थिति की अवधारणा वेबर ने दिया था। लेकिन भूमिका एवं परिस्थिति दोनों एक साथ जो अवधारणा था वह लिंटन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन एवं कारण से प्रश्न है कथन ए, कोई समाज विचलन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। ये सही है, कोई भी समाज विचलन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। कारण आर है, समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसमें अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन है ए, इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है, इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी। ऑप्शन बी है, इससे एक संभावित विश्व राजनीति व्यवस्था बनेगी। ऑप्शन सी है, इससे विश्व को एक आर्थिक व्यवस्था प्राप्त होगी। और ऑप्शन डी है, इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। इसमें ऑप्शन ए सही है, इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी। अगर संभावित विश्व राजनीति व्यवस्था बनानी हो तो एक भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें जो देशों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं उनको बंद करके भी एक अच्छी विश्व व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसी के साथ आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए कोई जरूरत नहीं है भाषा की। उसमें जो ट्रेड होते हैं या व्यापार होते हैं उस पर शुल्क का अगर कम कर दिया जाए, टैरिफ जो लगाए जाते हैं उन्हें शुल्क को कम कर दिया जाए, तब भी व्यापार एवं अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विवाही संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए है निकटाभिगमन निषेध, ऑप्शन बी है बहिर्विवाह, ऑप्शन सी है बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन डी है अंतर विवाह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बहुपत्नी विवाह एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निकटाभिगमन निषेध जो होता है, यह आगम्यागमन निषेध भी इसे कहते हैं। यह
जैसे कि कुछ लोगों में ऐसे भारतीय समाज में या यूँ कहें कि पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में इस तरह की प्रथा पाई जाती है कि कुछ निषेध बनाए गए हैं समाज में। जैसे कि भाई बहन में शादी नहीं हो सकता, पिता पुत्री में शादी नहीं हो सकता, माँ बेटे में शादी नहीं हो सकता। इस तरह के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसमें विवाह वर्जित है, तो इसे निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। बहिर्विवाह होता है, बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि जैसे भारत में जाति व्यवस्था है तो इसमें से जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। अंतर्विवाह का तात्पर्य है यह जाति के अंदर विवाह करने को कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है आज का 11वां प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तित्वों को उत्पादित करती हैं। ऑप्शन ए है मॉर्गन, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है पार्सन्स। इसमें ऑप्शन डी सही है, पार्सन्स। पार्सन्स ने कहा था कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो मानव व्यक्तित्वों का उत्पादन करती हैं। पार्सन्स सामाजिक संरचना के बारे में बहुत कुछ अध्ययन इन्होंने किया था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था एवं द सोशल सिस्टम 1951 इनकी एक पुस्तक भी थी, और सोशल सिस्टम इनको एक पुस्तक भी थी। इन्होंने भी सामाजिक क्रिया पे बात कही थी एवं इन्होंने AGIL की अवधारणा दी थी। जब हम अभी आगे और प्रश्न जब इनके आएंगे तो वहाँ पर उससे संबंधित कुछ और देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है वह उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्व गतिशीलता का, ऑप्शन बी है क्षैतिज गतिशीलता का, ऑप्शन सी है सामाजिक गतिशीलता का, ऑप्शन डी है व्यावसायिक गतिशीलता का। यह प्रश्न सामाजिक गतिशीलता संबंधी जो हमारा चैप्टर है उससे आया हुआ है, टॉपिक से। इसमें ऑप्शन बी सही है, क्षैतिज गतिशीलता से। जब ऊर्ध्व जो इसमें पहला है ऊर्ध्वस्थ गतिशीलता, इसमें क्या होता है कि जब कोई किसान पढ़ लिख कर, कोई कृषि श्रमिक पढ़ लिख कर किसी बड़े पद को प्राप्त कर जाता है, जैसे कि IAS बन जाना, एक टीचर बन जाना, तो वह ऊर्ध्व गतिशीलता होता है। क्षैतिज वह एक काम छोड़कर सेम उसी काम को दूसरे जगह करने लगता है, वह होता है। सामाजिक गतिशीलता जाति से संबंधित होती है, जैसे कि संस्कृतिकरण भारत में, वह सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। व्यावसायिक गतिशीलता एक व्यवसाय से छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाना व्यावसायिक गतिशीलता है। व्यावसायिक गतिशीलता की अवधारणा अगर वह लिप्सेट एवं मेंडिक्स ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 13वां प्रश्न है ओक्का अथवा पितृवंशीय तथा पितृ स्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। किसमें ओक्का जो परिवार है, पितृवंशी परिवार है, वह कहाँ पाया जाता है? इसका कहने का मतलब ये है, ऑप्शन ए है टोडा में, ऑप्शन बी है संथाल में, ऑप्शन सी है एस्किमो में, ऑप्शन डी है कुर्ग में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, कुर्ग में। ओक्का जो है वह कुर्ग में पाया जाता है। कुर्ग एक जाति थी, यह कहाँ की है? मैसूर की। इसका कौन अध्ययन किया था? MN श्रीनिवास ने। यहीं पर कुर्गों का अध्ययन करके ही संस्कृतिकरण की अवधारणा उन्होंने दी थी। उनकी पुस्तक थी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। उनकी एक पुस्तक थी। उसी पुस्तक में उन्होंने कुर्गों से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थीं या जो भी वहाँ उन्होंने अध्ययन किया उसके बारे में उसी पुस्तक में वहाँ पर उन्होंने लिखा था। जो MN श्रीनिवास हैं वह भारत में क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन उन्होंने विकसित किया एवं उसी के लिए वह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रकार्यात्मक, ऑप्शन बी है संरचनात्मक, ऑप्शन सी है अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अंतःक्रियात्मक। हार्वर्ड यह एक वैज्ञानिक का नाम, समाज वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने विचलित व्यवहार के मतलब विघटित व्यवहार या हम यूँ कहें कि अनियंत्रित व्यवहार का अध्ययन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, ऑप्शन बी है राज्य के प्रभाव में वृद्धि, ऑप्शन सी है समाज में सुदृढ़ता, एकता और अनुरूपता स्थापित करना, ऑप्शन डी है लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना।
तो ऑप्शन इसमें सी सही है, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य होता है समाज को सुचारू रूप से संचालित, समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी मनुष्य हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जाए एवं उनका रेगुलेशन एवं देख रेख किया जाए। लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना यह सामाजिक नियंत्रण का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया था? अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है आगवर्ण, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है हीलर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कूले। कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी और प्राथमिक समूह की भी इन्होंने ही अवधारणा दी थी। द्वितीयक समूह की अवधारणा इनकी नहीं थी, लेकिन इन्हीं के साथ जोड़ दिया जाता है। इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक में इन्होंने अर्ध प्राथमिक समूह एवं प्राथमिक समूह की अवधारणा दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज का 17वां प्रश्न है प्रजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निहित किया था, मतलब किसने दिया था? इसका कहने का मतलब यही है। ऑप्शन ए है W.E. समनर, ऑप्शन बी है मैकआइवर, ऑप्शन सी है मूरे, ऑप्शन सी है मूरे, ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, W.B. समनर। W.B. समनर ने प्रजाति केंद्रवाद की अवधारणा दी थी सबसे पहले। समनर ही संस्था शब्द को सबसे पहले स्पेंसर ने दिया। संस्था को आगे किसी ने अगर बढ़ाया, उसका व्याख्या किया तो वह समनर थे। और समनर ने लोकाचार प्रथा एवं फॉकवेज पुस्तक एक लिखी थी, जिसके हिंदी में लोकाचार कहते हैं। उसी पुस्तक में इन्होंने इन सब चीज़ों से संबंधित अवधारणाएं प्रतिपादित की थीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? इसका कहने का तात्पर्य है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें बगैर विवाह के पूर्व ही लड़कियां वहां पर विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है नायर, ऑप्शन डी है रेगमा नागा। इसमें ऑप्शन सी सही है, नागा जनजाति में, जो केरल में पाई जाती है। मालाबार तट पर जो जनजाति पाई जाती है नायर, उसी में यह व्यवस्था प्रथा पाई जाती है। वहाँ पे एक मातृवंशी परंपरा उस जनजाति में पाई जाती है और वहाँ पर जो संपत्ति का हस्तांतरण माता से पुत्री को होता है, न कि पुत्र को होता है। वहाँ पर जो घर की मुखिया होती है वह वहाँ की महिलाएं ही उस परिवार में मुखिया होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार्य पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ऑप्शन ए है मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी है मध्य सीमा सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। इसमें प्रकार्यात्मक सिद्धांत सही है। इसमें हम देखते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत जो सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। सांस्कृतिक सिद्धांत अगर दिया था किसी ने तो यह था सोरोकिन का, और इसी के सोरोकिन के साथ हम मालिनोव्स्की को भी रख सकते हैं। प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत था यह डेविस मूर ने दिया था, यह स्तरीकरण पर आधारित था। और मध्य सीमा सिद्धांत जो था यह मर्टन ने दिया था। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए है एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, ऑप्शन बी है एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, ऑप्शन सी है एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, ऑप्शन डी है एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना यह सामाजिक भूमिका नहीं है, क्योंकि फिर उसे अराजक तत्व घोषित कर दिया जाएगा एवं उसे कानून द्वारा सजा भी दी जा सकती है। लेकिन जब एक आदिवासी जो पुजारी है वह बलि देने का कृत्य करता है तो वह सामाजिक भूमिका माना जाएगा, क्योंकि वह उसका काम है। राजनेता का हिंसात्मक उपदेश देना एक कार्य नहीं है।
फिर वैसे ही एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, यह वह वकील का काम होता है। कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, जैसे कि फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि जो हीरो होता है वह विलन को मारता है, तो इस तरह के अभिनय उसका काम है क्योंकि। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिरिपुरम का अध्ययन किसने किया था। 21वां प्रश्न है, सिरिपुरम का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी है आंद्रे बित्ते, ऑप्शन डी है मैकिम मेरियट। तो हम लोग इसमें ऑप्शन सी सही है, इसमें आंद्रे बित्तेई। आंद्रे बित्तेई ने सिरिपुरम गांव का अध्ययन किया था। आंद्रे बित्तेई ने सिरिपुरम गांव का अध्ययन किया था। वहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कास्ट, क्लास एंड पावर, जो मैक्स वेबर से इस सामाजिक स्तरीकरण का जो 3 मतलब रूप बताए थे वेबर, उसी से वह तीनों से प्रभावित होकर आंद्रे बित्तेई वेबर से प्रभावित होकर उन्हीं तीनों स्तंभों पर भारतीय समाज का अध्ययन किया। एवं जो वेबर ने दिया था उसमें था वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति, क्लास, स्टेटस एंड पावर दिए थे। उसी के अपोजिट आंद्रे बित्तेई ने भारत में जाति वर्ग एवं शक्ति के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया। एवं वहीं पर किसानों को, आंद्रे बित्तेई ने भारतीय किसानों को पिछड़ी जाति के रूप में रखा। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया। ऑस्कर लेविस इन्होंने चानकोम का अध्ययन किया था मैक्सिको में, एवं भारत में भी इन्होंने अध्ययन किया था। भारत में इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही एक गांव का अध्ययन किया था, मुझे याद नहीं, इसको मैं बाद में जब याद आएगा तो अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। मैकिम मेरियट ने भी किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। इससे भी प्रश्न आते रहते हैं, और जो भी मैं प्रश्न यह बता रहा हूँ, यह प्रश्न आए हुए हैं और आगे आएंगे भी। जो भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न आया हुआ भी है और आगे यह प्रश्न आएगा भी। अब आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है। ऑप्शन ए है एक ईमानदार दलाल, ऑप्शन बी है एक व्यापारी, ऑप्शन सी है एक दर्जी, ऑप्शन डी है एक सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक ईमानदार दलाल। यह आदर के सूचक का अर्थ का सूचक है, आदर के अर्थ का सूचक है, क्योंकि उसके साथ ईमानदार जुड़ा हुआ है। यानी कि दलाल तो है लेकिन ईमानदार है। जैसे अब एक व्यापारी है, क्या भरोसा कि यह व्यापारी सही व्यापार करता होगा, किसी को वजन में कम वजन दे देता होगा, किसी से पैसे ज़्यादा ले लेता होगा। दर्जी जो है ये भी किसी से जब कपड़ा सिलता होगा तो ज़्यादा पैसा ले लेता होगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई ज़रूर थोड़ा कि ईमानदार ही हो। तो ऐसा मतलब वह आदर का जो शब्द होता है, अर्थ होता है, वह सूचक इन तीनों में नहीं जुड़ा है, लेकिन ईमानदार एक आदर, यह आदर के साथ, किसी के साथ जब ईमानदार हम जोड़ देते हैं, यानी कि उसका हम बहुत इज्जत या बहुत उसका हम सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है अर्जित परिस्थिति के, ऑप्शन बी है प्रदत्त परिस्थिति के, ऑप्शन सी है जैविक परिस्थिति के, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक परिस्थिति के। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जैविक परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के। प्रदत्त मतलब होता है दिया हुआ। जैसे जाति जो होता है आदमी जन्म से लेकर पैदा होता है, लिंग और आयु यह सब दिया हुआ है। ऐसा थोड़ा है कि हम आयु अर्जित करते हैं, आयु अर्जित तो नहीं करते हैं, वह मिल जाता है, जन्म के साथ ही बढ़ने घटने लगता है। तो यह जो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात थी, यह सबसे पहले अगर किसी ने की थी तो लिंटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, हिप्पी लोग उदाहरण हैं। प्रश्न है 24, हिप्पी लोग उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है समाज के, ऑप्शन बी है उप संस्कृति के, ऑप्शन डी है विपर्य संस्कृति, ऑप्शन सी है विपर्य संस्कृति के, ऑप्शन डी है प्राथमिक समूह के। इसमें ऑप्शन सी सही है, विपर्य संस्कृति के। हिप्पियों की संस्कृति जो होती है उसे विपर्य संस्कृति कहते हैं। हिप्पी एक जनजाति है जो अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है। सामाजिक संरचना जब आए और भूमिका की बात आए तो उसमें कौन करता है, तो इसको अभी हम बता रहे हैं। ऑप्शन ए है
इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है एसएफ नैडल, ऑप्शन डी है AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एसएफ नैडल। एसएफ नैडल ने भूमिका के रूप में सामाजिक संरचना को परिभाषित किया था एवं भूमिका के माध्यम से ही सामाजिक संरचना में जो भी व्यक्ति की भूमिका होती है उसे इन्होंने सामाजिक संरचना के माध्यम से देखा था। इनकी पुस्तक थी थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है जब हम नैडल को पढ़ेंगे तो और उनके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा समय हो जाएगा क्योंकि अभी आधे प्रश्न हुए हैं और आधे घंटे हो चुके हैं, तो हम लोग कोशिश करें कि 1 घंटे के कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत बस क्वेश्चन बताए आगे बढ़ गए, इसके साथ 2-4 हम जरूर उनके 2-4 काम उनके हम जरूर लिखवाएंगे और बोल रहे ही हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जादू के 2 प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है? अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है। ऑप्शन ए है ईबी टाइलर, ऑप्शन बी है एच स्पेंसर, ऑप्शन सी है LH मॉर्गन, ऑप्शन डी है जेम्स फ्रेजर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ने एक पुस्तक लिखी थी द गोल्डन बॉ, और इन्होंने धर्म विज्ञान एवं जादू में संबंध स्थापित किया था। द गोल्डन बॉ था, उसी पुस्तक में इन्होंने धर्म, जादू एवं विज्ञान के बारे में लिखा था एवं कहा था कि धर्म और जादू अवैध है जबकि विज्ञान वैध है। अगला प्रश्न है संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है प्रतीक, ऑप्शन डी है व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रतीक। जो संस्कृति है उसका मुख्य वाहक प्रतीक ही होता है। प्रतीक के माध्यम से ही संस्कृति एक जगह से दूसरे जगह के रूप में जाती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? ऑप्शन ए है समाज कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ऑप्शन सी है जनजातीय सलाहकार परिषद और ऑप्शन डी है जनजातीय शोध संस्थाएं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ है वह अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु स्वैच्छिक अभिकरण एवं सबसे महत्वपूर्ण ढंग से यह कार्य करता है। जनजातियों के लिए यह बहुत से कल्याण के काम करता है एवं सरकार से उनके बार्गेनिंग का भी काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं। व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक प्रतिमान, ऑप्शन बी है आदर्श, ऑप्शन सी है मूल्य, ऑप्शन डी है अनुभव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान के माध्यम से ही सांस्कृतिक एवं व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है आज का। 30वां प्रश्न है समाजमिति शब्द का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किसने किया था? हु शैल सर्वाइव में किसने किया था? ऑप्शन ए है पॉलिन यंग, ऑप्शन बी है मोजर, ऑप्शन सी है बोगार्डस, ऑप्शन डी है मोरेनो। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मोरेनो ने समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किया था। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ मिल गया। समाजमिति शब्द पद्धति जो थी इसको सबसे पहले किसने दिया था? मोरेनो ने। उनकी कौन सी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने दिया था? हु शैल सर्वाइव में। यह पुस्तक सामाजिक शोध पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इसी के साथ जो मोजर हैं इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। जब हम आगे रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें मोजर यंग और मोरेनो का विशेष उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए है गिन्सबर्ग, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हर्स्कोविट्ज। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हर्स्कोविट्ज द्वारा दिया गया था। मर्टन मिडिल रेंज थियरी दिए थे। गिन्सबर्ग इन्होंने कुछ सामाजिक संरचना में अपनी परिभाषाएं व्यक्त की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है? परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है। परिहार का मतलब होता है एक परिहार और एक परिहास आता है।
परिहार का मतलब होता है दूरी बनाना, और परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक। तो घर में देखते होंगे जो बड़े भाई और छोटे भाई होते हैं, तो बड़े भाई जो होते हैं वह छोटे भाई की पत्नी से मतलब दूर, इन लोगों में दूरी बना के रखी जाती है, इन लोगों में दूरी बना के रखी जाती है, तो इसे ही परिहार कहते हैं। और परिहास कहते हैं जैसे जैसे ननद भौजाई में हंसी मजाक, देवर भौजाई में हंसी मजाक, साली और जीजा में हंसी मजाक, इसे परिहास कहते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है फ्रेजर, ऑप्शन सी है टर्नी हाई, ऑप्शन डी है टाइलर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, टर्नी हाई। टर्नी हाई ने कहा था परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है परसुत्तपीमी संस्कार क्या है? ऑप्शन ए है इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, ऑप्शन बी है इससे पति की स्थिति निर्धारित की जाती है, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है बच्चे की स्थिति निश्चित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है। यह उन समाजों में पाया जाता है जहां परसुत्तपीमी संस्कार उन समाजों में पाया जाता है जहां बहुपति विवाह प्रचलित हैं, जैसे कि टोडा जनजाति, नायर जनजाति, और इन जहाँ भी मतलब बहुपति विवाह अभी भी अगर प्रचलित है या प्रथाओं में पाया जाता है, वहाँ पर परसुत्तपीमी संस्कार पाया जाता है। क्योंकि परसुत्तपीमी संस्कार वह है जब एक महिला अनेक पुरुषों से यौन संबंध स्थापित करती है या विवाह कर यौन संबंध स्थापित करती है, तो जब वह गर्भवती होती है तो यह पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे का पिता कौन है? तो उसमें एक संस्कार होता है परसुत्तपीमी संस्कार। यह गर्भ के 5वें महीने जितने पुरुषों से या जितने लोगों से वह विवाह की रहती है, यौन संबंध स्थापित की रहती है, उन लोगों में से जो आदमी 5वें महीने बाण और धनुष दे देगा, वह पुरुष उस बच्चे का सामाजिक पिता कहलाएगा। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है आज का, विधवा पुनर्विवाह संबंधित है। ऑप्शन ए है विवेकानंद से, ऑप्शन बी है दयानंद से, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय से, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवा तो नहीं पाए, लेकिन इन्होंने उसका घोर विरोध किया। जो विधवा मतलब पहले क्या होता सती प्रथा तो यह 1829 में बनवा दिए, लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नहीं बनवा पाए। तो क्या होता था पहले, जब कोई किसी के मान लीजिए किसी के पति की मृत्यु हो गई, तो जिंदे उसी के साथ उस औरत को भी जिसके पति की मृत्यु हुई है उसको जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहते हैं। तो और विधवा अगर कोई है तो उसके साथ उठना बैठना चलना बहुत मतलब उसका समाज में रहना एक तरह से बहुत ही तकलीफदायक था। तो इसको देखते हुए राजा मोहन राय ने जो सती प्रथा था इसको विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब बना 1856 में, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसकी सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की थी तो वह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है मैकाइबर, ऑप्शन सी है मजुमदार, ऑप्शन डी है मार्क्स। ऑप्शन बी सही है, मैकाइबर ने कहा था कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है। जहां भी तार्किक बात आए वहां पर लगभग वेबर को, अगर वेबर ऑप्शन में है तो हम वेबर पे ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रेशनैलिटी की बात कही थी। इसमें मार्क्स ने पूंजीवाद के विकास में वेबर ने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। एवं वेबर ने भी वर्ग संघर्ष एवं इसके बारे में कुछ बात की थी। उन्होंने मार्क्स का घोर विरोध किया, क्योंकि मार्क्स कहता था कि आर्थिक कारण ही पूंजीवाद का सबसे बड़ा एकमात्र कारण आर्थिक ही है, क्योंकि संपत्ति का असमान वितरण, मार्क्स कहता था संपत्ति का असमान वितरण ही पूंजीवाद के लिए उत्तरदायी है। लेकिन वेबर का कहना था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा काम करेगा उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो धर्म भी ऐसा कहता था कि जो यूरोप में उस समय धर्म था, तो उस समय धर्म में मान्यता थी, ईसाइयों में यह मान्यता थी, प्रोटेस्टेंट धर्म में, कि जो लोग कि अगर व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापार का पैसा फिर व्यापार में ही लगाइए, जो फायदा हो रहा है। तो
उसको व्यापार में ही लगाइए, और किसी को पैसा दीजिए तो उससे ब्याज लीजिए, और आप भोग विलास की चीज़ें कम खरीदिए, आप हमेशा काम पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें उस समय यूरोप में विद्यमान थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन एवं कारण का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन एवं कारण का है। प्रश्न है, कथन ए है, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार हैं। निर्माण के मूल आधार हैं। और कारण आर है, केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि केवल धार्मिक संस्थाएं ही प्रतिमान और मूल्य नहीं सिखाती हैं, हमें शैक्षणिक संस्थाएं भी सिखाती है, राजनीतिक संस्थाएं भी सिखाती हैं, परिवार सिखाता है, नातेदारी सिखाती है, पड़ोस सिखाता है, खेल कूद का मैदान सिखाता है, हर चीज़ हमें प्रतिमान एवं मूल्य सिखाते हैं। तो यह कहना गलत है कि केवल धार्मिक संस्थाएं ही हमें प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? ऑप्शन ए है 224, अनुच्छेद 224, बी है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 335 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 338। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन 338। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है उपभोग, ऑप्शन सी है उत्पादन, ऑप्शन डी है लाभ। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उपभोग। औद्योगिक समाज में जो इकाई परिवार है वह उपभोग की इकाई है, वह बस उपभोग करता है। उत्पादन तो अब फैक्ट्रियों में होता है। जो आदिम समाज था या ग्रामीण समाज था, वहाँ परिवार उत्पादन का भी काम करता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक केसिकत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग की है? ऑप्शन ए है ए बोस, ऑप्शन बी है एल्विर्थ, ऑप्शन सी है ल्यूड्यूमा और ऑप्शन डी है आर के मुखर्जी। यहाँ राधा कमल मुखर्जी भी होता है और रामकृष्ण मुखर्जी भी होता है। इसका मतलब तो यहाँ पर लगभग ज़्यादातर जगहों पे राधा कमल मुखर्जी का ही आर के मुखर्जी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एल ड्यूमा जो थे यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे, समाज वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत पे भी अध्ययन किया था। इन्होंने कहा कि सामाजिक केसिकत्व जो है वह जनसंख्या के अध्ययन के लिए इन्होंने सामाजिक केसिकत्व की अवधारणा का प्रयोग किया था। ए ड्यूमा, यहाँ पे देखिए अगर सही अगर ऑप्शन इसका हम देखें ए ड्यूमा होगा, न कि एल ड्यूमा होगा। ए ड्यूमा होगा, यहाँ पे ए ड्यूमा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को कहते हैं। एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को कहते हैं। ऑप्शन ए है पितृबंधु, ऑप्शन बी है मातृबंधु, ऑप्शन सी है वंशबंधु, ऑप्शन डी है भिन्न शाखीय स्वजन। तो इसमें ऑप्शन पितृबंधु सही है, क्योंकि पुरुष पूर्वजों से कहा गया है। अगर मातृ पूर्वजों से कहा जाता है या महिला पूर्वजों से कहा जाता है तो मातृबंधु होता है। वंशबंधु मतलब होता है दोनों तरफ से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एल ड्यूमा, ऑप्शन बी है मिल्टन सिंगर, ऑप्शन सी है यस्सी दुबे, ऑप्शन डी है ई बी हाइपर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एल ड्यूमा। जो ल्यूड्यूमा है उन्होंने भारत में पवित्रता एवं प्रदूषण के आधार पर भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था एवं कहा था कि जो ऊपर की जातियां हैं वह शुद्ध हैं एवं नीचे की जो जातियां हैं उन्हें अपवित्र या अशुद्ध कहा था, क्योंकि उन्होंने देखा भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में कि जो लोग ऊपर की जातियां जो हैं वह अच्छे काम को या शुद्ध काम को कर रही हैं और जो निम्न जातियां हैं वह अशुद्ध काम को करती हैं। जैसे कि जो साफ सफाई का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, उन्हें निचली जातियों में रखा गया। जो निचली जाति के लोग थे वह विशेष रूप से चमड़े का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, और जो उच्च जाति के लोग जैसे कि ब्राह्मण पठन पाठन का काम करते थे, शिक्षक का काम करते थे,
धार्मिक कर्मकांड का काम करते थे। जो क्षत्रिय थे वह रख रखाव शासन का काम देखते थे। और जो वैश्य था वह क्या करता था, व्यापार का काम करता था। और जो शूद्र लोग मतलब तथाकथित उस समय शूद्र जो थे वह सेवा सत्कार का काम करते थे। ऊपर के तीनों ही वर्णों की सेवा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन सी है एसएफ नैडल और ऑप्शन डी है ई हॉफमैन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ई हॉफमैन। कई जगह नैडल को भी लगाया है या गॉफमैन को भी लगाएगा, लेकिन गॉफमैन का भर्ती की भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका दूरी की अवधारणा उन्होंने दिया है। नैडल जो है वह भूमिका की अवधारणा दिए हैं, न कि भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा दी है, इसलिए हॉफमैन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है हिंदू, चचेरे भाई बहनों में विवाह नहीं, कभी नहीं होता है। संथाल असम में, अंतर्विवाह टोटमवाद और भारतीय नातेदारी व्यवस्था निषेध। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भारतीय नातेदारी व्यवस्था में निषेध है। यह सुमेलित है क्योंकि जो संथाल है वह असम में नहीं पाई जाती है। संथाल दक्षिण की जनजाति है और अंतर्विवाह टोटमवाद जैसे कि सेम जो टोटम को मानने वाले होते हैं उनमें विवाह नहीं होता है। हिंदुओं में चचेरे भाई बहनों में विवाह नहीं होता है, लेकिन नातेदारी व्यवस्था जो भारतीय नातेदारी व्यवस्था है इसमें निषेध पाया जाता है कई जगहों पर। अभी मैं बताया कि भाई बहनों में विवाह नहीं हो सकता, पिता पुत्री में विवाह नहीं हो सकता और माता और पुत्र में विवाह नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन डी है राल्फ लिंटन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। परिस्थिति समूह की अवधारणा अगर किसी ने प्रयोग किया था तो उसमें मैक्स वेबर आएगा। मर्टन ने परिस्थिति समूह की नहीं, परिस्थिति पुंज की अवधारणा की बात कही थी। इसमें कन्फ्यूजन है, इसको हम कल वाले वीडियो में जब अगला हम क्लास डालेंगे उसमें हम इस क्वेश्चन को सही करेंगे। अभी मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित हैं। श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 2 3। इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 2 और 3। यह जो तीनों लोग हैं श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले, इन्होंने तीनों ने पिछड़ी जातियों के आंदोलन के लिए संबंधित काम किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह मिलान का प्रश्न है। तो मिलान का प्रश्न है तो हम लोग ऊपर करके देख लेते हैं। यह सूची 1 और सूची 2 में मिलान का प्रश्न है। तो सूची 1 में है सेंट साइमन ने समाज का कौन सा प्रकार बताया था। तो वह 3 प्रकार बताए थे। कानूनी समाज, सैनिक समाज, कानूनी समाज और औद्योगिक समाज। स्पेंसर जो थे वह 2 बताए थे, सैनिक और औद्योगिक समाज। और टॉनिस जो थे यह गेमेंसाफ्ट एवं गेसेलसाफ्ट 4 में आके मिल जाएगा। और मार्गन जो थे वह बताए थे नगर और जो यहाँ समाज और समुदाय होना चाहिए, क्योंकि मॉर्गन ने 3 बताया था, गलत दिया हुआ है। मॉर्गन ने 3 बताया था, सभ्य असभ्य, बर्बर असभ्य एवं सभ्य। यह 3 बताया था तो वहाँ पे गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ए में 3 मिल जाएगा, बी में 1 मिल जाएगा, सी में 4 मिल जाएगा और डी में 2 मिलेगा। लेकिन वहाँ पे गलत है क्योंकि उन्होंने बर्बर असभ्य एवं सभ्य की बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है आज का। 47वां प्रश्न है,
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कैल्विनवाद, ऑप्शन बी है राधा स्वामी, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो इसमें ऑप्शन कैल्विनवाद होगा, क्योंकि राधा स्वामी, आर्य समाज और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही यह पंथ हैं, लेकिन कैल्विनवाद एक अलग धर्म की बात करता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है अंतर्विवाह, ऑप्शन बी है सोपान, ऑप्शन सी है गतिशीलता, ऑप्शन डी है पुनर्जन्म में विश्वास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गतिशीलता। जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं पाई जाती है अगर हम कहें तो, क्योंकि जिस जाति में आप जन्म ले लेंगे पूरे मृत्यु तक आप उसी जाति में रहना पड़ेगा, जाति नहीं बदल सकते। तो इसीलिए जाति में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। 49वां प्रश्न आज का देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक संगठन के कौन से उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है एक संगठन का कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन ए है कारावास, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी है क्लब। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं। एक है कारावास, दूसरा है विश्वविद्यालय, तीसरा है परिवार, चौथा है क्लब, पांचवा है एक स्टेडियम के दर्शक। तो एक स्टेडियम के दर्शक कभी संगठन नहीं हो सकते, तो पांचवा ऐसे ही गलत है। तो जहाँ जहाँ 5 है पहले हम उसको हटा दें तो सी भी चला जाएगा और डी भी चला जाएगा। फिर अगर हम देखें तो परिवार संगठन नहीं है, यह एक संस्था है, तो 3 भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन ए 1, 2 और 4 कारावास, विश्वविद्यालय और क्लब, यह संगठन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है एंजल्स, ऑप्शन डी है कांट। तो ऑप्शन ए सही है, मार्क्स ने कहा था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं। मार्क्स ने कहा था कि जब भी समाज में क्रांति होगी संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन की बात यह करता है। मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग की जो क्रांति होगी वह सर्वहारा वर्ग की क्रांति बुजुर्ग वर्ग पर होगी, तो सामाजिक संपत्ति है या सामाजिक चीज़ें हैं उस पर समुदाय का स्वामित्व होगा, तभी समाज में समानता आ सकती है। इसी को आज हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं इस क्लास को, और हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फ्री में क्लासेस मिलती रहेंगी। अब हर दिन लगभग 2 प्रैक्टिस सेशन होगा 50-50 प्रश्नों का, और एक वीडियो, एक क्लास हमेशा हर दिन थियरी की आएगी, जिसमें अभी हम लोग परिवार देख रहे हैं, इसके बाद नातेदारी देखेंगे, फिर धर्म पे, मतलब इस तरह से रोज़ एक वीडियो अच्छे से आते रहेंगे। और जो भी इसमें गलतियां हुई हों उससे आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा।